चलिए, आप लोगों को मैंने अगले क्लास में मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया था, और केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में बताया गया था। और जो टॉपिक भी हमारा लास्ट टॉपिक लेक्चर जो था उसमें था हमारे पास से कम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे बोलते थे हम लोग संयोजन अभिक्रिया और विसंयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब गठन भी बोलते थे विसंयोजन अभिक्रिया को। तो उस चीज़ को पढ़ने के बाद हम लोगों का अगला जो रिएक्शन था टाइप के हिसाब से देखा जाए तो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आज हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डबल विस्थापन जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे बोलते हैं द्विविस्थापन, उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, आता है हमारे पास ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग किसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसे क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे आज चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया कुछ हमारे यहाँ व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन उस डेफिनेशन को समझने से पहले हम टॉपिक को समझेंगे, तब डेफिनेशन पे जाएंगे कि हमको टॉपिक क्या बताना चाह रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए क्या चीज़ें होती हैं, पहले उसको हम लोग समझेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो हमारे पास कोई हमारे पास क्या है, ए पदार्थ है, ठीक है। कोई हमारे पास ए पदार्थ है, इनके साथ क्या कर रहा हूँ मैं, चीज़ को समझिए ध्यान से। कोई हमारे पास एक पदार्थ है, ए पदार्थ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मैंने यौगिक से रिएक्शन करा रहा हूँ जिसका नाम है BC। क्या नाम है, BC, ठीक है। तो ये पदार्थ है, उसके साथ एक BC यौगिक हमारे पास है, ठीक है ना। उनके साथ अगर जब मैं रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारे पास B है ना, ध्यान समझो, एकदम ध्यान समझो। जो हमारे पास A है ना, ये क्या करते हैं, B को विस्थापित कर देते हैं। क्यों विस्थापित करते हैं, ये भी हमको जानना है सर, क्यों विस्थापित करते हैं। विस्थापित इसलिए करते हैं कि जो हमारे पास B है ना, वो A से क्या है, कमजोर है। मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया जो होती है ना, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से होती है। जो अभिक्रिया तेजी से करते हैं, जिनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, जो कमजोर वाली अभिक्रियाशीलता होती है, कहने का मतलब ही है जो कम क्रियाशील होते हैं, और एक होते हैं अधिक क्रियाशील। तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। कहने का मतलब ये जो हमारे पास है, ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे। क्या होंगे, अधिक क्रियाशील। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, अभी फिलहाल हम लोग इससे समझ रहे हैं क्या होंगे, अधिक क्रियाशील। और यहाँ पे जो B और C जो जुड़े हैं आपस में, इसमें जिसको डिस्प्लेस करेगा, B को डिस्प्लेस करेगा, तो B जो हमारे पास में क्या है, कम क्रियाशील। क्या है, कम क्रियाशील। चीज को देखो ध्यान से समझिए, कम क्रियाशील। कम क्रियाशील का मतलब कि इनके पास उतनी क्षमता नहीं है कि इनको साथ रिएक्शन न कर पाए। मतलब ये इनके साथ रिएक्शन कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास अधिक क्रियाशील, ये क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, कोई अगर दुर्बल है और कोई प्रबल है, तो प्रबल दुर्बल को मार सकता है। इससे समझे यहाँ पे हमारे पास, इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर क्या कम है, और ये क्या करते हैं, बी को मार देते हैं, कह सकते हो लात मार देते हैं। और लात मारने के बाद बी क्या होता है, छटक जाते हैं। और छटकने के बाद ए जो होते हैं सी के साथ क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, और क्या बन जाता है, ए और सी। और प्लस क्या निकल जाएगा, बी, क्योंकि लात मार के भगाए गए थे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे यौगिक लेके आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल बस आपको मैं एक एग्जांपल लिया हूँ कि मैंने ए के साथ BC का रिएक्शन कराता हूँ, तो बी को लात मार के ए भगा देता है, और क्या करता है, ए बी की जगह ले लेता है, और बी क्या हो जाता है, अलग निकल जाता है, तो AC बन जाता है, और क्या हो जाता है हमारे पास बी। तो इनको लात मार के भगाना मतलब विस्थापित करना, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको थमा रहा हूँ, ऐसे मजा नहीं आने वाला ना। अब ध्यान सुनिए, मैं एग्जाम्पल आपको क्या देना चाहता हूँ, ध्यान से, एकदम ध्यान समझिए। जो फेरस होते हैं, फेरस, अब फेरस के साथ क्या होता है कि CuSO4 का रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है ना। CuSO4 का रिएक्शन कराया जाता है। Fi जो है उनके साथ किसका अभिक्रिया कराया जाता है, CuSO4। आपको इसको पता होगा कि हमारे पास कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। अब इनके साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो आपको साथ दिख रहा होगा मुझे करना क्या है, क्या करना है। यहाँ पे आपको एक Fe दिख रहा है, Fe किसको लात मारेगा, कॉपर को। बात सर क्यों मारेगा, क्योंकि ना Fi का जो क्रियाशीलता है ना वो अधिक है, और जो कॉपर की क्रियाशीलता क्या है, कम है। अब Fi क्या करेगा, इसको लात मार सकता है और यहाँ से छटक सकता है, और क्या होगा, Fi कॉपर का जगह ले लेगा और बना लेगा क्या, आपका FiSO4, और प्लस का निकल जाएगा आपका C। शायद यही रिएक्शन ऊपर भी मैं लिखा हूँ ABC के फॉर्म में। A क्या है, Fi है, BC क्या है, कॉपर सल्फेट है, और क्या बना AC, मतलब A के साथ Fi, C के साथ SO4, FiSO4, और C निकल गई। तो मतलब समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। ये रिएक्शन हमारे पास सिंपल से होती है ना, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हमारे पास।
ठीक है। बात आती है सर कि हम कैसे इसमें समझेंगे सर कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन नहीं डिस्प्लेस कर सकता है। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक ना, मतलब एक सीरीज होती है कि हाँ सर इसका पावर इससे ज़्यादा, इसका पावर इससे ज़्यादा, इसका पावर इससे ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, इसी को नहीं ले सकता। जैसे मैं आपसे कह दूँ ना, आपसे मैं कह दूँ मैं सीए के साथ किसका क्या करा रहा हूँ, MgSO4, किसका करा रहा हूँ, MgSO4, ठीक है ना। अब MgSO4 का करा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सीए जो है ना, सीए की अगर मैं बात करूँ तो सीए क्या है, इनसे क्रियाशील अधिक है। तो क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। वही टॉपिक जैसे इसमें इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ बन जाता है CaSO4 और प्लस क्या निकल जाता है आपका क्या निकल जाता है, Mg। कहने का मतलब Mg से पावरफुल Ca है, जिससे हमारे पास ये रिएक्शन हमारे पास सिंपल तरीके से हो रही है। आ रही बात समझ में? चलते हम लोग रिएक्शन को समझते हैं कि सर आगे क्या है प्रोसेस, उसको चीज़ को क्या करेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूँ तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे आसपास इधर देखो दिखते हैं, कौन कौन होते हैं। पहले आते हैं हमारे पास लिथियम, फिर आते हैं पोटेशियम, फिर आते हैं हमारे पास क्या सोडियम, फिर आते हैं हमारे पास कैल्शियम, फिर हमारे पास आते हैं मैग्नीशियम, ठीक है ना। फिर हमारे पास मैग्नीशियम आते हैं, फिर हमारे पास क्या आते हैं एल्युमिनियम, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं एल्युमिनियम के पास आते हैं जिंक, फिर उसके बाद आते हैं फेरस, फिर उसके बाद आते हैं टीन, फिर उसके बाद आते हैं लेड, फिर उसके बाद आते हैं कापर, फिर उसके बाद आते हैं Hg, फिर उसके बाद आते हैं Ag, फिर उसके बाद आते हैं Ag। आई बात समझ में? अब यहाँ तक आपको क्या करना है, समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको तेजी में लिख दिया, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से उतारिए क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चीज़ को समझने का प्रयास करिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास लिथियम क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आपको शायद यहाँ पे चीज़ें दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको सीक्वेंस में करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको इधर आराम से लिखता हूँ ऊपर से, ठीक है ना। लिथियम, फिर इसके बाद आता है पोटेशियम, फिर उसके बाद आता है सोडियम, फिर उसके बाद कौन आता है कैल्शियम, फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आता है एल्युमिनियम, फिर उसके बाद आता है जिंक, फिर उसके बाद आता है फेरस, फिर उसके बाद आता है टीन, फिर उसके बाद आता है Pb, फिर उसके बाद आता है कापर। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है, फिर उसके बाद आता है कापर, फिर उसके बाद आता है Hg, फिर उसके बाद आता है Ag, फिर उसके बाद आता है Au, फिर उसके बाद आता है Pt। यहाँ पर कुछ मैं और ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें को भूल जाइए। इधर देखिए थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने बना दिया, इससे आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको मैं बता दूँ, चीज़ को देखो एकदम ध्यान समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रास्ते कर सकते हो हम जिंक तक। कहाँ तक करेंगे, जिंक तक। चीज़ को समझिएगा ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर फेरस से लेकर हाइड्रोजन तक, कहाँ तक, हाइड्रोजन तक, फिर उसके बाद कापर से लेकर Pt। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, चीज़ को एकदम ध्यान समझो। ये होते हैं अधिक क्रियाशील, ये मैं तीसरे चैप्टर में बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सी हमको जानना है। ये अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी मैं बात करूं, ये क्या होते हैं, मध्य क्रियाशील होते हैं, इनकी मैं बात करूं तो कम क्रियाशील होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, चीज़ को समझिए। कहने का मतलब क्या है हमारे पास, एकदम ध्यान समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे क्या होता है ना, लिथियम, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ कैल्शियम और MgSO4, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे आप चेक करिए कैल्शियम के नीचे आ रहा है। कहने का मतलब ये जो चीज़ें दिख रही है आपको मैं बता दूँ, ऊपर से मैं जब नीचे आऊँगा ना, ऊपर से नीचे आऊँगा तो कम क्रियाशील की श्रेणी क्या है, कम क्रियाशील की श्रेणी। मैं नीचे आ रहा हूँ ऑर्डर लेकर, ये तो कम होते आ रहे हैं, क्या होते हैं, कम होते आ रहे हैं। कहने का मतलब है, समझने का प्रयास करें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब कि लिथियम से कम क्रियाशील क्या है हमारे पास, पोटेशियम से कम क्रियाशील सोडियम है, सोडियम से कम क्रियाशील कौन है, कैल्शियम है। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो कम 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 एक दूसरे से होते आएंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो अधिक क्रियाशील, मतलब इनसे क्रियाशील अधिक ये है, इनसे ये है, इनसे ये है, इनसे ये है, इनसे ये है। मतलब समझ रहे हो ना, ये हमारे पास एक सीरीज होती है, ठीक है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है, कौन सा रिएक्शन नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहीं पर रख दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल रख दूं, अब क्या रख दूं मैं आपको, मान लो सोडियम रख दूं और सोडियम के साथ मैं कर दूं किस KCl, ठीक है।
KCl। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये रिएक्शन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सोडियम का पावर पोटेशियम से ज़्यादा नहीं है, ये पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास खुद पावर है, खुद हटेगा नहीं, क्योंकि इसको खुद लत लगा देगा, इसको अपने पास आने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। अभिक्रियाशीलता क्या है? कम है। इनकी क्या है? ज़्यादा। ये खुद अपने पास खुद पावर लेके बैठा थी, कैसे विस्थापित इसको कर सकते हैं? इसलिए रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर मैं इन्हीं की जगह के रख दूं और प्लस कर दूं NaCl, तो हो सकता है रिएक्शन हो सकता है, बिंदास हो सकता है। क्यों? क्या होगा यहाँ पे? के का पावर ज्यादा है, सोडियम का पावर क्या है? कम है। ये इनको विस्थापित करके KCl बना सकते हैं और प्लस Na निकाल सकते हैं। क्यों विस्थापित कर दिए? आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसका पावर ज्यादा, इसका पावर कम है, तब ये वाला इसको विस्थापित कर सकता है, लेकिन ये वाला इनको विस्थापित नहीं कर सकता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इससे हम क्या कर सकते हैं? विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। ये हम लोग डीपली में चले गए चीज़ों को समझने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई जो मैं बातें बताना चाह रहा हूँ? अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? उतार सकते हो। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसको समझेंगे। फिर आएगा हमारे पास ऊष्मा क्षेत्रीय और ऊष्मा शोषण। ठीक है ना? इसको आप क्या करिए? उतारिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ओके, चलिए अगला रिएक्शन हमारे पास अगर देखा जाए तो अगला रिएक्शन हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया अगर मैं बात करूं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर सेम टू सेम ऐसी अभिक्रिया होती हैं जैसे विस्थापन अभिक्रिया होती थी, बस इसमें एक लोग विस्थापित कर रहे थे, यहाँ पे दो लोग विस्थापित करेंगे। आई बात समझ में? मैं क्या बता रहा हूँ मैं? जैसे मान लो कि हमारे पास पहला जो रिएक्शन था विस्थापन अभिक्रिया जो हमारे पास था, उसमें क्या होता था? ए के साथ BC का रिएक्शन होता था तो बनता था AC + B निकलता था। ये तो हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जो मैं अभिक्रिया बताने जा रहा हूँ ये अभिक्रिया द्विविस्थापन है। इसका मतलब है तो एक को विस्थापित कर रहा है, तो विस्थापन द्विविस्थापन का मतलब दो लोगों को विस्थापित करना। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, मैं इसको मिटाने का प्रयास करूंगा और जो द्विविस्थापन उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए। अब मान लो मैं लेता हूँ एक यौगिक जिसका नाम है AB, ठीक है, फिर दूसरा का यौगिक ले लिया मैंने जिसका नाम है CD। ओके, अब चीज को ध्यान देना है। अब चीज को क्या ध्यान देना है कि जो हमारे पास A वाला है वो क्या करेंगे? B को विस्थापित करेंगे। वही चीज पुराना चीज कब विस्थापित होगा? जब इसका पावर ज्यादा रहेगा। इसका A का पावर ज्यादा C से रहेगा। ठीक है, और क्या करेंगे? A C को विस्थापित कर देंगे। जब A को C को विस्थापित कर देंगे तो ये जो हमारे पास D, वहां पे देखो D पे पास जगह था तो A यहाँ पे आ गया था। लेकिन अब क्या होगा? जो C है अभी तो खाली हो गया ना। चीज को समझो, देखो एकदम समझो ध्यान से क्या बता रहा हूँ मैं, एकदम ध्यान समझो। A ने इसको विस्थापित किया तो A की जगह आ गया तो AD बन गया AD। अब AD तो यहाँ बन गया था, अब यहाँ पे तो AD जो B है तो खाली है ना, खाली है कि नहीं? अब B जब खाली है तो C भी तो विस्थापित हुआ, निकला है कहीं पर, तो निकला है तो क्या करता है? ये आ जाता है A की जगह और बन जाता है क्या आपका? +CD। और सिंपल सा कहने का मतलब A ने C को विस्थापित किया, फिर C ने कहीं ना कहीं A का जगह ले लिया, कहीं ना कहीं A को भी तो विस्थापित किया। ये भी हो सकता है क्रियाशील हो, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? A ने C को विस्थापित किया तो C निकल के जहाँ पे C था वहाँ पे A जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे तो A का जगह तो खाली हो गया ना, C आके यहाँ पे जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि C भी तो A को विस्थापित कर सकता है और A C को विस्थापित कर देता है। तो मतलब एक बार ये विस्थापित किया, एक बार ये विस्थापित किया, दो बार विस्थापित हो, इसे बोला जाता है द्विविस्थापन। अरे समझे कि नहीं समझे? A C को विस्थापित किया, C A को विस्थापित किया, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है? द्विविस्थापन। लेकिन ये होता कैसे है? ये एक्चुअल में रिएक्टिविटी सीरीज तो देखी जाती है, साथ में आयनों का देखा जाता है। आयनों का मतलब ये वाला आयन इनको विस्थापित करें, ये वाला आयन इनको, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इनके पास आयन आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, बुक का एग्जांपल मैं उठाता हूँ आपको। बुक का एग्जांपल स्टार्टिंग दिया है Na2SO4, ठीक है, और प्लस दिया है BaCl2, इनका रिएक्शन कराया। तो आपको पता है कि चीजों को ध्यान समझिएगा, बहुत बेसिक। अब ये जो हमारे पास है मैं इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं इनको तोड़ूंगा, Na2 को तोड़ूंगा तो प्लस के फॉर्म में टूटेंगे, SO4 जो होंगे किसके फॉर्म में टूटेंगे? -2 के फॉर्म में। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए, कि ये 2 के फॉर्म है, इसलिए इसके पास भी +2 है। इसलिए तो बैलेंस है ना, बैलेंस के साथ रखा गया। और दूसरे को मैं तोड़ने का प्रयास करूँ, चीज को देखो समझो, समझना बहुत जरूरी है। वो छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन समझना पड़ेगा। चीजें टूटता है, रिएक्शन होता कैसे? रिएक्शन इलेक्ट्रॉन का लेन देन से होता है।
वही चीज़ को तो हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे बात करूँ कि मान लो कि बी ए है, अगर बी ए और इनके साथ क्या है सी एल है, अब इनको मैं तोड़ रहा हूँ, 2 के फॉर्म में सी एल है, तो बी ए के पास +2 आता है, क्या आता है +2, और हमारे पास इसके पास माइनस आता है, लेकिन 2 के फॉर्म में तो 2 माइनस हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं, इनका बॉन्ड मैंने इनके और इनके बीच का दोनों लोग का बॉन्ड तोड़ दिया और उसको चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक ना। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि ये जो Na है अपना +2 लेकर आएंगे किसके पास, Ba के पास, तो Ba क्या होगा विस्थापित होकर यहाँ पे आएगा, तो जब इनके पास यहाँ पे आ रहा है तो ई अपना इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन को देंगे ना, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, क्लोरीन को देंगे, क्योंकि +2 दिखा रहे हैं क्लोरीन के लिए, ठीक है। अभी जो Ba है ना, Ba+ जो दिखा रहे हैं वो आ जाएंगे Na के पास, SO4 को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये जो लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, ये +2 लेकर आ रहे हैं इनके पास, ये +2 लेकर जा रहे हैं इनके पास, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और बन क्या जाता है हमारे पास, बन जाता है NaCl। अरे यहाँ पे आए थे, यहाँ पे NaCl बन जाएंगे, और प्लस आपका क्या बन जाएंगे, BaSO4, क्या बन जाएंगे, BaSO4। तो बात आती है मुद्दा बैलेंस की, तो बैलेंस कर दिया जा सकता है, बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस की अलग वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा जिससे आप बैलेंसिंग सीख सकते हो। बट अभी फिलहाल बैलेंस के बाद में हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन पे फोकस करना है, ठीक है ना, रिएक्शन पे फोकस करना है, क्या चीज़ें हमको रिएक्शन बता रहे हैं। तो बात है बैलेंस के, लो मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, कुछ बैलेंस हो जाएंगे, हो गया बैलेंस, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ समझना था आपको, एक चीज़ समझना था, मैंने ए से क्या बनाया था डी, ए से मैंने क्या बनाया डी, ए बी, ओके। फिर मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ पे क्या हमारा बी है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या है, सॉरी ये हमारे पास सी है और हमारे पास क्या बी है, यहाँ पे क्या बना सी बी, अरे समझ रहे हो कि नहीं, ये प्रोसेस है, ये मैंने तोड़ के आपको सिखाया कैसे आयन का आदान प्रदान हो रहा है। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन कराते हैं, द्विविस्थापित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्रियाशीलता की बात तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आयनों पर भी ध्यान देना है कि सर आयन का आदान प्रदान हो रहा है। ये डेफिनेशन देखो कि लिखा गया है, यह वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक ये अभिकारक ही हैं, दो अभिकारक अपने आयनों को आपस में आदान प्रदान करने से जो दो नए यौगिक बनते हैं उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कर दो यौगिक बन रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, इसको उतार लीजिए। फिर अगला हम रिएक्शन करते हैं, इसका नाम है ऊष्माक्षेपी, ठीक है, और ऊष्माशोषी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है कि जो हमारे पास रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन होने के बाद जो उत्पाद बनते हैं ना, उनके साथ साथ क्या होता है, ताप निकलता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी। छेपी का मतलब समझो, छेपी का मतलब ऊष्मा का बाहर आना, शोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण होना, सिंपल सी बात है। छेपी और शोषी में अंतर जान लीजिए, शोषी का मतलब अवशोषित होना, छेपी का मतलब ऊष्मा का बाहर निकलना, बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको एक सिंपल सी रिएक्शन बता रहा हूँ जिसका नाम है मेथेन। जब मेथेन को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, ऑक्सीजन के साथ। एकदम ध्यान से सुनिए, जब मेथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास बनता है क्या, CO2 गैस बनता है, और साथ में क्या बनता है, H2O, और प्लस आपको बता दें, आपको बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम मेथेन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो बनता है पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में बनता है H2O, और H2O के साथ जो बनता है तो ठीक है, उसके साथ साथ क्या होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, और किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, मतलब ताप के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ताप के फॉर्म में। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। और मैं एग्जांपल आपको रख सकता हूँ, बहुत छोटा छोटा ये सब टॉपिक होते हैं। मान लो MgA के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है क्या, MgO, क्या बनता है, MgO, और MgO के साथ साथ प्लस में क्या निकलता है, आपको हीट निकलती है, और हीट ही क्या है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ताप बोल रहे हैं, और ये किसके फॉर्म में निकलती है, ऊर्जा के फॉर्म में निकलती है। तो निकलने का मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि हमारे पास की ताप निकल रहा है, तो ताप निकलने को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। 2 लाइन का डेफिनेशन इसका है, और कुछ रिएक्शन हमारे पास, इसको आपको समझना है, ठीक है ना। ऐसे ही ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि कह सकते हो कि ऊष्मा अवशोषित होता है, क्या होता है, अवशोषित होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल रखना है, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है CaCO3, क्या हमारे पास,
CO3, चीज़ को समझिए। CH3 को तोड़ने के लिए ना, चीज़ को देखो एकदम ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से। CO3 को तोड़ने के लिए ना हमको उष्मा की जरूरत होती है। क्या होती है? उष्मा की जरूरत होती है। तब जाके क्या होते हैं, CaO में और प्लस आपका CO2 गैस के फॉर्म में टूटते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हीट लिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हीट लिया जा रहा है। चलिए ध्यान सुने क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, CaCO3 को जब हम उष्मा देते हैं, क्या करते हैं? उष्मा देते हैं, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ठीक है ना। उष्मा देते हैं तो CaO और CO2 में टूटता है। ये शायद रिएक्शन आप हमको पढ़े होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वहाँ पे भी क्या होता था, एक कंपाउंड हम लोग तोड़ के अलग बनाते थे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या जो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, क्या उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया हो सकती है? तो हो सकती है, रिएक्शन इससे अधिक हो सकते हैं, उस से मतलब नहीं है। लेकिन हमको एक चीज ध्यान देना है कि सर कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास है, इसको जब उष्मा दिया जाता है तब हमारे पास ये टूटते हैं। तो रिएक्शन करने के लिए मतलब उष्मा की क्या है? जरूरत है, ठीक है ना। जब उष्मा की जरूरत होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? उष्मा शोषी। यहाँ पे देखो लिखा गया, यह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का अवशोषित होता है, मतलब अवशोषित होता है, यानी अभिक्रिया होने के लिए उष्मा की जरूरत है, अभी होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब भी क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा अंदर लेती है तब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में टूटती है। तो टूटने के लिए उष्मा की आवश्यकता है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? उष्मा क्षेपी का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, हीट को ऐसे लिखो और निकालो यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है। इससे आप समझ जाओगे कि उष्मा क्षेपी बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे हीट लिखो, और हीट लिखने के बाद आप इसको सिंबल दे दो नीचे की तरफ, इसका मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसे आप समझ सकते हो। समझ में आया मेरी बात? ये चीज़ें आप इसको क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो, और इसको क्या कर सकते हो? आप इससे नोट्स भी बना सकते हो। ये नोट्स का कहीं ना कहीं एक नोट्स की तरह भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि रेडॉक्स क्या होती है। ओके।